हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक। टुडे आई विल टीच यू यम पेज। तो बच्चों आज क्या करते हैं, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया, इंटरपेज को कवर किया था। अब अगला हमारा आता है यम पेज। अब यम पेज देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों यम पेज होता है हमारा जो मोस्ट डायनेमिक पीरियड होता है सेल साइकिल को, वो यम पेज में होता है। तो हम देखते हैं अगला हमारा फर्स्ट पेज होता है मोस्ट डायनेमिक पीरियड। मोस्ट डायनेमिक पीरियड मोस्ट डायनेमिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो मोस्ट डायनेमिक पीरियड होता है वो यम पेज में होता है। फिर सेकेंड बच्चा हमारा आता जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ virtually major recognition of virtually all the component of cell तो मतलब हमारे जो सेल के जो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है वो यम पेज में रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। फिर अगला आता है कि हमारा जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम होता है वो इक्वल होता है प्रोजेनी क्रोमोसोम होता है। तो अगला देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी आर सेम। जो हमारा पेरेंट्स और प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन उसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब हमारे पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब हम देख लेते हैं इक्वेशनल डिवीजन कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको हम देख लेते हैं ग्राफ में। बच्चों हमने क्या दिया, एक सेल लिया। जब हमने सेल लिया तो इसमें देखा जो क्रोमोसोम नंबर था, एक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा एक क्रोमोसोम हो गया। फिर इसका हमने करा डिवाइड कराया। जब हमने इसको प्रोजेनी जो हमने प्रोजेनी बनाया तो उसमें देखा तो जो क्रोमोसोम नंबर था इसका माइटोटिक कराया। क्या गया, माइटोसिस कराया। जब इसका माइटोसिस कराया तो इसमें देखा जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स का था वही क्रोमोसोम नंबर हमारे प्रोजेनी का। जितना क्रोमोसोम नंबर हमारा पेरेंट्स का होता है वही क्रोमोसोम नंबर हमारा प्रोजेनी का था। तो हमारा जो हम पेरेंट्स को इक्वेशनल डिवीजन जब हम पेरेंट्स का माइटोसिस कराया तो हमने देखा जो प्रोजेनी बना, जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर था वही प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर था। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसी को हम बोल दिए हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन। ये हो गया हमारा, यही होता है इक्वेशनल। जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है वही प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर होता है, इसको हम बोल दिया इक्वेशनल डिवीजन। अब अगला आता है हमारा कि जो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है कार्योकाइनेसिस में, उसमें जब माइटोसिस होता है तो 4 फेजों में बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन कार्योकाइनेसिस जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है कार्योकाइनेसिस में माइटोसिस होता है और फिर न्यूक्लियर डिवीजन कार्योकाइनेसिस बाय माइटोसिस। जब कार्योकाइनेसिस माइटोटिक डिवीजन होता है तो 4 स्टेज में बढ़ जाता है। 4 स्टेज कार्योकाइनेसिस में माइटोसिस होता है तो 4 स्टेज में बढ़ जाता है।
तो हमने पाया 4 स्टेज या इसी को बोलते 4 फेजेस, 4 फेजेस में बढ़ जाता है। तो फर्स्ट होता है हमारा प्रोफेज, सेकेंड होता है हमारा मेटाफेज, थर्ड होता है हमारा टीलोफेज, एनाफेज, फोर्थ होता है हमारा टीलोफेज। ये हो गया हमारा 4 फेज है। जब हमने कार्योकाइनेसिस में माइटोसिस कराया तो हमारा जो कार्योकाइनेसिस होता है 4 स्टेज में बढ़ जाता है या 4 फेजेस में। तो सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसे हम बोलते हैं परमात्मा। ये हो गया हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसे हम बोलिए परमात्मा से, इसे देख लिया। ये हो गया हमारा एम फेज। अब एम फेज में अब इसको हम एक एक करके पहले प्रोफेज पढ़ेंगे, तब मेटाफेज, तब एनाफेज, तब टीलोफेज। तो अगला आता है हमारा फर्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? अब हम देखते हैं प्रोफेज। बच्चों हमारा जो प्रोफेज होता है, तो जो हमारे कार्योकाइनेसिस में जब माइटोसिस होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा प्रोफेज होता है। तो हम देखते हैं प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ द कार्योकाइनेसिस आता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस माइटोसिस बाय प्रोफेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस कार्योकाइनेसिस इन माइटोसिस। जब कार्योकाइनेसिस में माइटोसिस होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा प्रोफेज होता है। दूसरा ये होता है कि जो हमारा यस और G2 फेज होता है, इसमें न्यू डीएनए बनता है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होता है। वो क्या होता है? इंटरवाइड हो जाता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो हमने क्या कि G2 एंड G2 फेज आर न्यू डीएनए इज फॉर्म। न्यू डीएनए तो बनता है लेकिन बट नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट नहीं होता है। जो हमारा G2 फेज होता है डीएनए डिस्टिंक्ट बट लेकिन इंटरवाइंडेड होता है। इंटरवाइनेड होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये हो गया हमारा प्रोफेज का दूसरा। अब तीसरा हमारा यह होता है, जो प्रोफेज होता है क्या कहते हैं, जो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है इनिशियली कंडेंस होता है, मतलब पहले कंडेंस होता है। प्रोफेज क्रोमोसोम मटेरियल आर इनिशियली कंडेंस। क्रोमोसोम मटेरियल are initially कंडेंस रहता है। जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है प्रोफेज में कंडेंस होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं जो क्रोमोसोम मटेरियल एंड जो क्रोमेटाइड कंडेंस होता है, एक दूसरे के असमांतर होता है, मतलब संगत नहीं, असंगत होते हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिर हमने अगला जब देखा कि जो हमारा क्रोमोसोम जो हमारा इंटरफेज होता है, इंटरफेज के फेज में देखा तो हमारा जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। सेंट्रोमियर का जब डुप्लीकेशन होता है तो क्या है, अपने अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। तो हमने अगला देखा कि जो सेंट्रोमियर होता है इंटरफेज में, इन इंटरफेज सेंट्रोमियर आर इंटरफेज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, डुप्लीकेशन
इंटरफेज में जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन आप इंटरफेज के यस फेज में, इंटरफेज इन यस फेज, इंटरफेज जो होता है इन यस फेज, हाँ सॉरी यही गलत होगा, इंटरफेज इन यन फेज, इन यस फेज, सेंट्रोमियर, इंटरफेज इन यस फेज, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो हमारा ये आता इंटरफेज देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है। तो हमने क्या देखा, जो इंटरफेज इन यस फेज होता है, इंटरफेज जो यस फेज होता है उसमें सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो सेंट्रोमियर जब डुप्लीकेशन होता है तो जो सेंट्रोमियर होता है मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड द सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, जो हमारा सेंट्रोमियर होता है जब उसमें डुप्लीकेशन होता है तो सेंट्रोमियर जो होता है अपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। अब ये हो गया हमारा अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ देख लेते हैं तो हमारा प्रोफेज खत्म हो जाएगा। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेज। जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखे तो हमने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम था कंडेंस होता है, जो हमारा क्रोमोसोम कंडेंस होता है कॉम्पैक्ट होता है माइटोटिक क्रोमोसोम से। तो हमने पहला देखा कि जो क्रोमोसोम होता है कंडेंस, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस ऑफ इन कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस इन कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम माइटोटिक क्रोमोसोम से कंटेक्ट होता है, कंडेंस होता है क्रोमोसोम। फिर अगला आता है कि जब हम क्रोमोसोम मटेरियल को देखते हैं तो जो हमारा क्रोमेटिड मटेरियल होता है, टू क्रोमेटिड मटेरियल जुड़ा होता है, अटैच होता है सेंट्रोमियर से। जब हम उसको क्रोमोसोम को देखते हैं तो हमने देखा जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिक मटेरियल अटैच टू सेंट्रोमियर, टू क्रोमेटिक मटेरियल, जो टू क्रोमेटिक मटेरियल होता है अटैच होता है टू सेंट्रोमियर, जो हमारा होता क्रोमेटिक मटेरियल होता है अटैच होता है सेंट्रोमियर से। ये हो गया पर फिर एक सेकेंड तो हम तो उसी में बता दिए, उसके हमारा जो होता है सेकेंड होता है जो हमारा क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है प्रोफेज में और इंटरफेज के एसफेज में। जब डुप्लीकेशन होता है सेंट्रोमियर का तो क्या होता है, मूव कर जाता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। फिर इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है रेडिएट होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ एस्टर से, एस्टर बांध से, मतलब एस्टर से वो रेडिएट होता है। क्या होता है, एस्टर से वो रेडिएट होता है। हाँ एस्टर, सॉरी सही है, हमने थोड़ा डाउट था। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा क्रोमोसोम मटेरियल होता है, जो हमारा कंडेंस हो गया, तो हमने क्या देखा जो सेंट्रोमियर रेडिएट, उसके पहले वाला तो उसमें हो गया, दूसरा आता है सेंट्रोमियर रेडिएट होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ एस्टर, माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ
एस्टर एस्टर बॉन्ड से मतलब चारों तरफ इसके एस्टर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सेंट्रोमियर होता है उसके रेडिएट होता है एस्टर से। फिर हमने क्या किया, जो हमारा एस्टर होता है वो टू सेंट्रोमियर को क्या कहते हैं स्पिंडल फाइबर द्वारा जोड़ता है। तो एस्टर टू एस्टर आर अटैच टू एस्टर आर अटैच स्पिंडल फाइबर। तो हमारा ये होता है सेंट्रोमियर होता है रेडिएट होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ एस्टर, और जो एस्टर होता है टू एस्टर आर अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। मतलब टू सेंट्रोमियर जो होता है जो दो एस्टर अटैच होता है सेंट्रोमियर फाइबर इन स्पिंडल फाइबर बाय सेंट्रोमियर। लिख ले बाय सेंट्रोमियर के दो एस्टर जोड़ते हैं स्पिंडल फाइबर द्वारा। फिर अब अगला आता है, हम इसको एक बार देख लेते हैं, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं। जो हमारा प्रोफेज का एंड होता है नॉट विजिबल इन गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इनलेट। एंड ऑफ प्रोफेज not visual of Golgi bodies endoplasmic reticulum nucleus and nucleus envelope नहीं होता है। मतलब जब इंड प्रोफेज के एंड में देखें तो हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो नहीं दिखता है, विजुअल होता है, नहीं गायब रहते हैं, वो नहीं दिखते हैं। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक। लेकिन एक बार हम एक चीज और एक ग्राफ में देख लेते हैं प्रोफेज का स्ट्रक्चर, जो क्रोमोसोम कैसे जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और जो एस्टर होता है कहाँ कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक सेल में हमने देखा कि ये हो गया हमारा एक प्रोफेज। ये हमारा हो गया एक क्रोमोसोम, दूसरा हो गया एक क्रोमोसोम, दोनों को ऐसे होता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम थे, दो ये था क्या कहते हैं सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल को कवर किया एस्टर वो माइक्रोट्यूब्यूल, जब माइक्रोट्यूब्यूल किया तो इस पे एस्टर लगे थे, इसे हम बोलते हैं एस्टर। ये हो गया हमारा एस्टर, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये हमारा हो गया सेंट्रोमियर। ये हो गया हमारा, अब इसको जोड़ दो, इसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। तो हमारा देखा जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें स्पिंडल फाइबर था, सेंट्रोमियर था और एस्टर द्वारा ये सब जुड़ा था। यही लास्ट में यही हमने बताया था। ये हो गया हमारा प्रोफेज ऑफ द सेल। हमारा यहाँ पर प्रोफेज खत्म होता है। अगला अब आता है हमारा मेटाफेज। अब इसको मेटाफेज देखते हैं। यहाँ पे प्रोफेज हो गया।